ठीक है तो वो दबा की नॉर्मली, लेकिन ताप्ती भी मिल जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन या तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएगा, तो उससे आपको ज़्यादा फर्क एग्जाम में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं, तो बैनगंगा नदी जो है उसकी नहर से बालाघाट को क्या प्राप्त होती हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज या सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में कैसा जिला है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात या सेक्स रेशो है? एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना है बालाघाट में सेक्स रेशो कितना है? 1,000 से ज्यादा वाले सेक्स रेशो वाले जिले 1021 बालाघाट, फिर 1011 अलीराजपुर, 1008 मंडला, और फिर 1004, दो था भाई, 1002 क्या है, डिंडोरी दो। तो 1002 डिंडोरी, 1008 मंडला, 1011 अलीराजपुर और 1021 क्या था, बालाघाट। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि कौन से जिलों का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा नहीं है वाला आप तभी बता पाएंगे जब आपको ज्यादा पता होना चाहिए। देखो ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो सेक्स रेशो है वो 931 है लिंगानुपात, जबकि बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो 1021 है। और बालाघाट में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भी पाया जाता है, तो फॉरेस्ट एरिया भी ज़्यादा है और फॉरेस्ट परसेंटेज भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कौन से खनिज हैं जो मिलते हैं सबसे महत्वपूर्ण? तो बालाघाट में मैग्नीज, मैग्नीज जो है वो भारवेली, और बोलो जल्दी से, तांबा, तांबा या कॉपर कहाँ पर? तो मलाज खंड में। अच्छा, वैसे और तांबा भारत में कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश के अलावा? कर्नाटक तो बहुत बात की बात है सबसे। तो कब मार रहे हैं, बस विकता बता रहे हैं, ये बताइए पहले तो। केतड़ी सुना है? केतड़ी कहाँ है? हाँ भैया, देखो लाइव वालों से पूछते हैं। हाँ लाइव क्लास, बताइए जल्दी से, खेतड़ी कहाँ है? चलो उल्टा पूछ लेते हैं, राजस्थान में। अच्छा पहले एक बार आप लोग बताइए, लाइव में आपको दिख तो रहा है ना सही से? हाँ या ना? ठीक है, लीजिए मैं और बड़ा कर देता हूँ अगर बाई चांस ऐसा है तो। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी यहाँ से तांबा जो है वो मंगाया जाता था। अच्छा, राजस्थान में है ये? क्या है? अरे खेतड़ी तो है यार, कैसे करते हो आप लोग, गजब जानकारी है आपकी। चलो, हो गया भंडारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नहीं है? तो देनवा नहीं है बेटा। अब देखो यहाँ समझना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। अब आप समझना, यहाँ पे इनमें ग्वालियर है, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वैसे कहाँ पाया गया? कहाँ रे? भिंड में कि गंजवा सौदा में? तो प्लेस वाइज गंजवा सौदा है और डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, ग्वालियर भी है इन ऑप्शंस में, तो इन ऑप्शन में ये सही है। देखो आप समझना, ये सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ पाया गया? हाँ, पचमढ़ी लगाओगे उत्तर गलत हो जाएगा। अब बोलो, हम वर्षा पूछ ही नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान जिले वाइज शिवपुरी में। ठीक है, पर्यटन नगर है मध्य प्रदेश का पहला शिवपुरी। तो क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन करते समय भी ये चीज़ बताई थी, आप दोबारा से वीडियो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो कि मध्य प्रदेश में। हमारे लिए नहीं लाए आप लोग? अभी चले जाओ दोबारा, लड़कियों को कौन मना करता है? क्यों? थोड़ी देर बाद चले जाना। आज हम बिना खाए जाने नहीं देंगे आप लोगों को।
तो आप क्या खा के आए फिर? हम तो भंडारे की डिमांड कर रहे थे, फुल्की नहीं। ठीक है, तो भंडारे का प्रसाद जो भी लेके आएगा उसको एडवांस धन्यवाद। चलिए। चलो आगे बढ़े अपन। हमने जो बताया था। एसी ऑफ कर दें? अरे वो ऑफ ही है, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। तो हाँ जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो पचमढ़ी में होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट था। ऐसे ही सर्वाधिक तापमान गंजवा सोना में पाया गया, लेकिन जिले वाइज आप देखेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको? भिंड मिलेगा या ग्वालियर मिलेगा? ठीक है, इन ऑप्शन में ग्वालियर है। तो ऐसे वैसे वैसे क्या है? और हाँ, भिंड आ गया तो भिंड हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जहां अगर कम की बात करेंगे तो भिंड में हो जाएगी, और भिंड में भी गोहद में हो जाएगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन पे इतना जोर दे रहे हैं कि आपको सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, बात खत्म हो जाए। हमारा भी टंटा खत्म, आपका भी। सियारी तो कृषि है ये, यानी कि फसल है। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछी गई है, तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। जबकि आप अगर देखें तो धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो लोग यहाँ गए होंगे पचमढ़ी उन्होंने देखी होगी। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा अधात्विक खनिज कौन सा है? ठीक है, तो नॉन मेटेलिक है और कठोरता है। तो कठोरता के बाद हीरे के बाद दूसरा जो है वो कठोर होता है, वो है कोरंडम। क्या होता है? कोरंडम। ठीक है, नेपा मतलब, नेपा का मतलब है नेपा नगर के कागज कारखाने को शक्ति प्रदान करने, मतलब इसे कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहा है? तो एक तापीय केंद्र को स्थापित किया गया। तो आपको पता है चांदनी स्थापित किया गया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन बताया है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? हाँ, 1975 में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपकी शाहपुर, मोहपानी, बरकुई और हिंगन देवी। ये आपने इनमें से क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, बताइए? कोई कोयला क्षेत्र पढ़ा था? कुछ याद है या नहीं है? तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि शाहपुर जो है वो तवा घाटी में। अच्छा, ये जो खदानें हैं या कोयला क्षेत्र हैं किस रीजन में हैं, इनको तो आप बिल्कुल याद कर लो अच्छे से। जैसे आपसे पूछे मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ये तो गलत बात है यार, दो अलग अलग चीजें हो गई। क्या क्या? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो लार्जेस्ट कोल एरिया जो है वो कहाँ है? सुहागपुर में है। और कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ है? सिंगरौली में। तो दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखना, आपने थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ नहीं। अच्छा, आपको सिंगरौली और सुहागपुर दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, तो मोटी परत बोले तो सिंगरौली में है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो आंसर क्या करेंगे आप? सुहागपुर। तो दोनों अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर अब बात करते हैं जैसे शाहपुर। तो शाहपुर जो है वो तवा घाटी में। ठीक है, फिर मोहपानी, मोहपानी कान्हन घाटी याद हो तो मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया था कि कान्हन वैली जो है यहाँ पे मोहपानी खदान है ना। और फिर बरकुही, तो बरकुही कहाँ पर है? पेंच घाटी में है आपकी। और बचती है आपकी हिंगन देवी। तो हिंगन देवी किसमें है? गलत बता दिया मैंने, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो, शाहपुर मैंने आपको क्या बताया? तवा घाटी। मोहपानी जो है आपकी सतपुड़ा। अच्छा, कान्हन बता दिया ना, वही तो मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही। तो मोहपानी, क्योंकि सतपुड़ा थर्मल पावर आपको याद होगा ना। ठीक है, फिर इसके बाद बरकुही, तो बरकुही जो है वो पेंच घाटी में है। और आपका बचता है हिंगन देवी। तो ये हिंगन देवी जो है वो कान्हन घाटी में है। ठीक है, अब जैसे कान्हन घाटी किसके लिए थी? कोयला क्षेत्र के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कान्हन घाटी। अगर आप लास्ट जो हमने टेस्ट का डिस्कशन कराया था आपको, उससे मैंने आपको बताया था कि कोयला कान्हन घाटी किसके लिए, तो कोयला क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर है कौन सी? तो ये हिंगन देवी। अच्छा, आप लोग इनके ना शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाना, क्वेश्चंस कर रहे हो तब भी क्या करना है, जैसे आप वीडियो रिपीट देखोगे तो आपको जो चीजें पता नहीं, जैसे आपने एक बार कर लिया, हाँ ठीक है समझ में आ गया,
बट कुछ चीजें हम भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। देखो मान के चलो, ये हमें बिल्कुल नहीं मानना है कि हम बहुत विद्वान हो गए, क्योंकि याद रखना कि फैक्ट क्या। आवाज नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही यार आवाज? क्यों भाई? आवाज आवाज आ रही है ना लाइव? पुराना मैसेज पढ़ा आपने? ठीक है, जब देखा वो लेट देखा आपने। तो इनको आपको एग्जैक्टली याद रखना है और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना। आप तो सीधा एक चार्ट बनाओ और मैच करके सीधा याद कर लो। और कुछ चीजें याद करनी है आपको, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पता चले बहुत सारा हमें आता है और कोई फैक्ट ऐसा है जो हमने छोड़ दिया और वही आ गया। इसे बोलते हैं ना ऊँट पे बैठे कुत्ता काट लेना, कि हमने बहुत बढ़िया सा बैठा था, हम तो ऊँट पे बैठे थे साहब, लेकिन पहाड़ी के नीचे से निकल रहा था ऊँट। वही होता है ना, तो वैसी कंडीशन होती है। अच्छा, और जो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं। आपको पता है, पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2021 का पूछा गया था कि चूना पत्थर में मध्य प्रदेश में कौन सा था, तो चूना पत्थर में दूसरा स्थान था 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष शुरू किया गया था? तो अमरकंटक जो है वो 1965 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 में सर्वाधिक? अच्छा, आप ये मत सोचना 5 साल पुराने क्वेश्चन हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही फालतू के डेटा है जो पूछ लेता है कई बार। तो प्रीवियस ईयर तो कोई क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, छूटना नहीं चाहिए। सिंगाजी डोंगलिया जो है इसकी क्षमता 2020 में सर्वाधिक थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब ये आप कर चुके हैं, याद करो मैंने आपको क्लाइमेट रीजन और कौन से क्षेत्र, तो मैंने क्लाइमेट और जोन से कन्वर्ट कराया था। तो जलवायु क्षेत्र कितने थे? 11 थे। और फसल क्षेत्र, ठीक है, तो फसल और क्षेत्र हिंदी वाले तो ऐसे याद रख लो, इंग्लिश वालों को क्रॉप्स याद है ना, CROPS, तो 5 ही अल्फाबेट हैं। तो फसल क्षेत्र कितने हैं? 5 है। मालवा का पठार किससे निर्मित हुआ? तो अवसादी, रूपांतरित, दक्कन ट्रेप और अवशिष्ट सामग्री, तो ये डेक्कन ट्रेप जो है उससे मालवा का पठार जो है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पक्का? और छोटा? सॉरी? अच्छा ठीक। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। कुल भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र जो है 2021 में, तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र कितना? बात कर रहे हैं 2020-21 वाली, 2023 के वन क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ाएंगे आपको 2023 का भी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, बट उसने 20-21 का पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है 30.72% जो है वो था। फिर मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखो पहली चीज तो ये कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, इवन देश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, मैक्सिमम रेनफॉल किससे होता है? तो साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। अगर आप इंडिया की लोकेशन देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों दक्षिण पश्चिम है। कितने लोगों को समझ में आती है कि दक्षिण पश्चिम बोलते क्यों है? चलो छोड़ो, इतने कॉन्सेप्ट को क्या याद करना। अब तो याद कर लो सीधे ही, कुछ चीजें याद कर ले तो क्या बुराई है। बताओ अच्छा क्या है, कैसे होता है दक्षिण पश्चिम? एक मिनट। हाँ जी, चलो ये मान लिया हमने, ये भारत का कौन सा एरिया है? पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भारत है। अच्छा, प्रायद्वीप कितने लोग समझते हैं कि क्या होता है? पेनिनसुलर, पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप। बताओ। इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं, क्या बोला था? प्रहलाद, इलाहाबाद पहुंच गए प्रहलाद। प्रहलाद जी जो भविष्य में विधायक बनने वाले हैं, बताएं प्रायद्वीप क्या है? पेनिनसुला। ठीक है, तो ऐसा भूमि का ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। आप अच्छे से देखिए, ये वाला एरिया क्या है? ये और ये यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी है। भारत का नक्शा देखा कि नहीं दादा? देखा है ना आप लोगों ने? और यहाँ अरब सागर है, अरेबियन सी, और यहाँ हिंद महासागर है। अच्छा, प्रहलाद और इलाहाबाद कैसे मैच सा एरिया लग रहा है ना? ये क्या है? इंडियन ओशियन, यही है। आप देखो वो वहाँ नीचे हिंद महासागर, राइट साइड में आपकी बंगाल की खाड़ी और लेफ्ट साइड में अरेबियन सी, ये 3 है। तो 3 तरफ से पानी से क्षेत्र घिरा हुआ है, तो ये हमारा कैसा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक, हाँ जी।
अब दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोल रहे हैं हम हमारे भारत में? हाँ। हम्म। अच्छा, कहाँ से आता है पानी हमारे यहाँ? नीचे से? नीचे से ही आएगा, समुंदर से ही पानी आता है। तो समुंदर किस डायरेक्शन में है हमारे? साउथ में। बेस्ट कहाँ आ जाता है लेकिन? बेस्ट क्यों आ रहा है? साउथ वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? दक्षिण वेस्ट साइड से आ रहा है पक्का? ईस्ट से भी आ रही बंगाल की खाड़ी की एक शाखा तो। किसकी? कौन सी मानसून की है फिर वो? उसकी नहीं है ये? हाँ, तो फिर क्यों बोल रहे हो? अलग से बता रहे हो? ठीक है, तो बेसिकली ये तो इनकी शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये शाखाएं हैं। ठीक है, अरे रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं भाई? तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि अरब सागर, अब देखो सीधी बात है, दक्षिण और पश्चिम, तो पश्चिम से एंटर करेगा भारत में, इसीलिए, और नीचे दक्षिण होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मानसून जो है वो कौन सा शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, अंग्रेजी, देवनागरी, हिंदी? हाँ जी, चलो बताओ उत्तर। अरबी है? ठीक है, बैगन नहीं है? चलो अरेबिक लैंग्वेज ध्यान रखना, अरबी फारसी में लोग फारसी अरबी में कंफ्यूज हो सकते हैं, 50-50 ऐसे ऐसे खेलेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो अरेबिक लैंग्वेज या अरबी भाषा का शब्द है मानसून। किसका है मानसून? तो मानसून सब ध्यान रखना, तो मानसून जो है ना, वो कौन सा है? अरेबिक या अरबी भाषा का शब्द है। चलो ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किससे होती है? तो साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बना के रखना। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी। तो अब बात आती है दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि। आप अभी देख रहे होंगे कि पानी, अभी बोला जा रहा है कि कल दशहरे पे भी पानी बरस सकता है, हालांकि न्यूज़पेपर वालों ने आज मानसून की विदाई करवा दी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि पानी बरसेगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे, किताबें ये कहती हैं कि मध्य प्रदेश में विदाई जो है वो 10 अक्टूबर तक होती है, मतलब एक हफ्ते और हम पानी बरसने की संभावनाओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 10 अक्टूबर जो है मध्य प्रदेश से हम कहेंगे अब आप चाहिए। मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। अब कौन सी समताप रेखा है जो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पैरेलल या समानांतर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा और एक 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा जो है। अब देखो मेरा आंसर नहीं है, पीएससी का ही है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होता तो आप 20 डिग्री या 18 डिग्री लगा देते, लेकिन दोनों दिए हैं तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो 20 डिग्री आइसोथर्म और 18 डिग्री आइसोथर्म जो है वो किसके है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पैरेलल या समानांतर गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तो सरल प्रश्न है। नौरादेही बता दो कहाँ है? तो नौरादेही सागर में है, रातापानी रायसेन में है, करेरा शिवपुरी में है, और बगदरा सीधी में है। अच्छा, एक बगदरा, क्या शुरू हुआ था बगदरा से? अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? राजस्थान के नागौर के बगदरा से, बगदरी बगदरा। तो भैया ये बगदरा कहाँ का है? ये सीधा बगदरा है। ठीक है, तो सीधी वाला बगदरा है, ये सीधी वाले से नहीं शुरू हुई, नहीं तो पता चले कि आप पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। और राजस्थान के नागौर जिले का कौन सी जगह थी? बगदरा या बगदरी विलेज से था। और ये बगदरा जो है वो सीधी का है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
ठीक है। फिर मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना, तो मणिखेड़ा बेटा सिंध नदी पर है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और ये सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो विदिशा की सिरोंज तहसील से ये निकलती है। तो विदिशा के सिरोंज से सिंध नदी निकलती है। और लास्ट टाइम आपको पता है इसी सिंध नदी में जब बाढ़ आई थी तो बहुत सारे पुल जो है इसने तोड़ दिए थे। ठीक है। और मणिखेड़ा, अच्छा मणिखेड़ा डैम है कहाँ वैसे? शिवपुरी में, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मणिखेड़ा डैम जो है वो शिवपुरी में है। और इस बार भी बाढ़ लाने में इन्हें मणिखेड़ा के गेट खोल दिए एकदम से, और फिर से बाढ़ आ गई थी। ठीक है, एकदम से मतलब अब खोल दिए, उनकी मजबूरी होगी, डैम में ज्यादा पानी हो गया होगा। कौन सा तांबा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आप जानते हैं मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट है। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र, कोयला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो देखो, गुरमुंडा, पेंच और कान्हन घाटी, ये तीनों सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जोहिला जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? मध्य भारत, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है बेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट। तो ये डायरेक्ट पूछा गया बेटा, बेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट, जो भोपाल कलेक्टर थे ना, बाद में इन्हें सोलर प्रोजेक्ट के ही डायरेक्टर बना के भेज दिया गया था। ठीक है, एक दिन उनका जब कॉल आया तो बता रहे हैं, मैंने कहा हाँ सर मैं जानता हूँ आपको। तो ये जो है वो नीमच में है। ठीक है, मतलब लोग सोचो स्टूडेंट कलेक्टर से भी रिकमेंडेशन करवाते हैं। तो वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट जो है वो नीमच नदी में है। जब वो सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे स्टूडेंट, तो सोचो किन से रिकमेंडेशन करवाएगा उसके बाद में। तो वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट नीमच। अच्छा, नीमच में और क्या था बताइए मैंने आपको, जल्दी बताओ। जब मैं आपको मध्य प्रदेश के उद्योग बढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। ना मत बोल देना, हाँ चाहिए, उत्तर चाहिए। और क्या बताया था? नीमच में क्या था? अफीम। अफीम माँ, कहाँ होगी अफीम? अफीम तो मंदसौर में है, चलो एक तरफ हो गया। अफीम में माँ, आखिरी में माँ मंदसौर का। ठीक है, सॉरी, नीमच में सीमेंट फैक्ट्री। अच्छा, अब आप ऐसे करोगे तो मैं फिर पता क्या पूछूंगा, मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री तो बामोर मुरैना में थी। ठीक है, और कहाँ थी सीमेंट फैक्ट्री? कटनी में थी, सतना में, रीवा में थी? नहीं, रीवा में तो नहीं थी। हाँ, चलो अब आप बताओ कि नीमच में क्या था? बोलो, आपको पता है, आप लोगों को और हमें पता है ये चीज। एल्कलॉइड फैक्ट्री कहाँ है? नीमच में ही है। ठीक है, मंदसौर में अफीम के लिए, रतलाम जो है वो अंगूर के लिए, और झाबुआ किसके लिए फेमस है? कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, हाँ जीआई टैग है इसे। और कड़कनाथ मुर्गा के अलावा रॉक फॉस्फेट, और क्या बहुत फेमस है झाबुआ की? चलो ऐसे पूछ लेते हैं, स्लेट कहाँ? मंदसौर में पक्का? अच्छा। मध्य प्रदेश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्न में से किस में पाई जाती है? तो देखो, लाल पीली है तो बघेलखंड का पठार होगा। अच्छा, बुंदेलखंड में कैसी मिट्टी है? मिश्रित। और मालवा में काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, जिसे क्या कहा जाता है? रेगुर सॉइल, रेगुर भी बोलते हैं ना, रेगुर मिट्टी। और ये किसके लिए अच्छी होती है? कपास के लिए। तो कपास जो है आपका कॉटन प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण होती है। बढ़िया। भोज आर्द्र भूमि का संबंध, तो भोज जो है वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश की पहली नम भूमि यही थी। ठीक है। चंबल बेतवा के निम्न में से किसकी नदी की सहायक है? कैसा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहे हो, सीधा पूछ लो ना, किसकी सहायक नदी है, किस नदी की सहायक है? ठीक है, तो ये किसकी है? चंबल, बेतवा और कैन यमुना नदी की है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि चंबल जो है वो किस में मिलती है? यमुना में। कहाँ? इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और बेतवा यमुना में, हमीरपुर में। ठीक, कैन का नहीं पूछा गया तो हम भी नहीं पूछ रहे हैं।
नर्मदा गंगा बेसिन का जल विभाजक है, तो नर्मदा और गंगा बेसिन को अगर आपको डिवाइड करना है तो कौन सा होगा जल विभाजक? अच्छा, विंध्याचल और सतपुड़ा में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन आंसर क्या होगा? विंध्याचल होगा, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। कौन से जिले सफेद बाघ? तो रीवा में ही सफेद बाघ है, कौन सा था? मोहन। मोहन जो सफेद बाघ था वो किसके पास था? ये कौन थे? महाराजा मार्तंड सिंह, बघेल शासक, और अंतिम शासक थे क्या ये? अच्छा, तो जो भारत में विलय हुआ इस रियासत का, तो उस समय शासक कौन थे? सुना है आप लोगों ने ये प्रश्न? क्या प्रश्न है? बघेलखंड में जो बघेल शासक थे उनमें राजा या महाराजा मार्तंड देव थे। इनके पास मोहन नामक सफेद बाघ था। किनके पास? मार्तंड देव के पास मोहन नामक सफेद बाघ था। और भारत में जब बघेलखंड रियासत का विलय हुआ, एक्विजिशन हुआ, क्योंकि जैसे भोपाल रियासत का जब विलय हुआ था तो उस समय कौन थे? हमीदुल्ला खां थे। ठीक है, भोपाल के अंतिम नवाब भी हमीदुल्ला खां हैं, जिनके नाम पे हमीदिया हॉस्पिटल है। और भोपाल का विलय कब हुआ? तो 1 जून 1949 को हुआ था। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को भारत संघ में विलय या एक्विजिशन कर लिया गया था। ऐसे ही आपका बघेलखंड का विलय हुआ, तो बघेलखंड के विलय के समय कौन थे शासक? सोच लो, बता देना। ठीक है, तो सफेद बाघ रीवा में। ठीक है, इसके बाद 2011 में के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष, तो अभी मैंने बता ही चुका हूँ, 931 सेक्स रेशो है मध्य प्रदेश का, और भारत का सेक्स रेशो है लिंगानुपात कितना था? 943 था। मध्य प्रदेश का कितना है? 931 है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या मध्य प्रदेश वित्त निगम का कार्य। देखो ऐसे समझो, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश क्या है? इंदौर है। तो पैसा क्या है? मिनी बॉम्बे किसे कहा जाता? इंदौर को कहा जाता। तो पैसा कहाँ होगा? इंदौर में। तो वित्त निगम कहाँ होगा? जहाँ पैसा होगा वहाँ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होगा। तो वित्त निगम कहाँ है? इंदौर में है। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, अभय खेल प्रसाल सुना है आप लोगों ने? अभय खेल प्रसाल क्या है ये? हाँ ना, बस एक ही जवाब चाहिए कि सुना है, हाँ। नहीं सुना बोले ना। और नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना? अभय खेल प्रसाल के बारे में सुना है? अभय खेल प्रसाल जो है वो मध्य प्रदेश का क्या है? लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम है बाबा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम क्या है? तो अभय खेल प्रसाल। चलो ऐसे नहीं तो अब मैं आपको दूसरा मोटिवेशन वाला बात बता। आप जब एमपीपीएससी के इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप एमपीपीएससी के इंटरव्यू देने जब जाएंगे तो आपके सामने, मतलब एमपीपीएससी के ऑफिस के सामने जो ग्राउंड है और ग्राउंड के थोड़े आगे जाते हैं तो वहीं अभय खेल प्रसाल बना हुआ है। अब तो खुश हो जाओ। ठीक है, कि इंटरव्यू तक भेज दिया सर ने। तो अभय खेल प्रसाल वहीं पे बना हुआ है। ठीक है, इसी से एक प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने किसका समाधि स्थल है? सादत खां का। तो सादत खां जो है इनका समाधि स्थल बना हुआ है कहाँ पे? मध्य प्रदेश पीएससी के ऑफिस के जस्ट सामने। ठीक है, चलो आगे बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? आपको लग रहा होगा कि एमपीपीएससी के पीछे क्यों पड़े हैं सर इतना, ये ऐसे एक एक चीज देख देख के गए हैं क्या? हाँ भैया, हम वहाँ बहुत गए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए पता है क्योंकि मेरी भाभी वहीं रहती थी पहले। मतलब जो कैंपस था ना मेडिकल कॉलेज का कैंपस, जो एक्चुअली एमपीपीएससी के ऑफिस से जो मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का कैंपस है। ठीक है, तो भैया भाभी उसी में रहते थे पहले। फिर मेरी मैडम भी वहीं से एमबीबीएस करने पहुंच गई थी, तो ऐसे सब कुछ फिर तो जाना ही होगा ना, आप समझ सकते हो ना। तो इसलिए मुझे सब पता है, वहाँ एक एक कुन्ना पता है कि यहाँ ट्रैफिक गार्डन है, यातायात पार्क यहाँ पे है। ये इसके तो ठीक है, जैसे आपको पता है ट्रैफिक गार्डन जो यातायात पार्क है ना, तो जो लोग फॉरेस्ट सर्विस का इंटर वो देंगे, तो फॉरेस्ट सर्विस की जो रनिंग या जो बेसिकली चलना होता है ना, तो वो ज़्यादातर वो उसी ट्रैफिक गार्डन में चलवाते हैं। ठीक है, अब है उसी के सामने यहाँ पर क्या बना हुआ है? ठीक है, तो किनकी समाधि स्थल है? सादत खां की है। और यहीं पे थोड़ा सा आगे जब जाते हैं आप तो अभय खेल प्रसाल बना हुआ है, इंडोर स्टेडियम है ये। चलो आगे बढ़े। अच्छा, मध्य प्रदेश में इंदौर आर्थिक राजधानी होने के साथ आपको पता है जैसे राजबाड़ा कहाँ है?
इंदौर में किसने बनवाया था? मल्हार राव होलकर ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजवाड़ा कहाँ है, तो इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखिएगा। और इंदौर में जो मेडिकल कॉलेज है उसके नाम क्या है इंदौर के मेडिकल कॉलेज का? गलत बात, मैं मेडिकल कॉलेज पूछ रहा हूँ। एमजीएम मेडिकल कॉलेज है। क्या है? एमजीएम, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। बोलो जल्दी से। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। तो महात्मा गांधी जो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है वो इंदौर में है। इसे इसका जो हॉस्पिटल है इससे एसोसिएटेड वो है एमबाई हॉस्पिटल, जिसे हम बोलते हैं महाराजा यशवंत राव होलकर। जो एमबाई हॉस्पिटल है तो महाराजा यशवंत राव होलकर। जैसे यहाँ हमीदिया इनकी बिल्डिंग थी, तो हमीदुल्ला खां जो नवाब थे उनकी बिल्डिंग थी, तो हमने यहाँ का नाम क्या रखा? हमीदिया हॉस्पिटल। और मेडिकल कॉलेज यहाँ का कौन सा है? गांधी मेडिकल कॉलेज, जीएमसी। ठीक है, गांधी मेडिकल कॉलेज है जिससे दो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, एक हमीदिया हॉस्पिटल, एक सुल्तानिया हॉस्पिटल। अब दोनों ही क्या थे? एक नवाब थी, एक बेगम नवाब थी। तो इस तरीके की चीजें। तो इंदौर में किनका शासन था? होलकर वंश का। तो जो महाराजा यशवंत राव होलकर के नाम पर वहां के हॉस्पिटल को नाम रखा गया था एम्बाई हॉस्पिटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा बना है ये एम्बाई हॉस्पिटल। और महाराजा यशवंत राव को क्या कहा जाता है? मध्य भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मध्य भारत का नेपोलियन महाराजा यशवंत राव होलकर को कहा। देखो, तीन नेपोलियन सुनते हैं आप। एक है भारत के नेपोलियन, अच्छे से सुन लीजिए, जिन्हें नहीं पता है गलती ना करें। तो भारत के नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त हैं। ठीक है, दूसरे पूछे जाते हैं हिंदू नेपोलियन। कौन है? लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। तो लक्ष्मीकर्ण जो है वो हिंदू नेपोलियन है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है? समुद्रगुप्त हैं। और मध्य भारत के नेपोलियन यशवंत राव होलकर हैं। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग समय में पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बता दिए। अच्छा, मैंने ये फाइल आपको भेज दी थी ना? अरे, एमपी ज्योग्राफी की फाइल आप लोगों ने, कितने लोगों ने एमपी ज्योग्राफी क्वेश्चंस लगा लिए? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये इंडियन ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टान समूह में मिलते हैं। सेम फाइल इंग्लिश में भी है बेटा, तो आप इंग्लिश में कर लीजिएगा, हमारे पास हिंदी है अभी तो मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं वो कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि धारवाड़ जो चट्टानें हैं इसमें सर्वाधिक खनिज जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को बेटा ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक खनिज जो है, तो कई बार आप लोग गोंडवाना लगा दोगे इसका आंसर। ठीक है, तो धारवाड़ जो है, तो भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें पाए जाते हैं, और इनमें लोह अयस्क, तांबा और स्वर्ण जो है वो पाए जाते हैं। अब जैसे तांबा कहाँ पाया जा रहा है? तांबा मध्य प्रदेश के मलाज खंड में। और अगर आपसे पूछें आयरन और लोह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? चलो अच्छा, सोना बता दो, बड़ा महंगा होता जा रहा है। तो गोल्ड माइंस कहाँ है? पन्ना किसका है सोना? वो तो हीरा है। हाँ, गोल्ड कहाँ? कोलार गोल्ड माइंस जो है, अरे केजीएफ बनी है ना,
केजीएफ देखी है आप लोगों ने? केजीएफ तो बहुत लोगों ने देखी होगी, बताओ जल्दी से, हाथ उठाओ केजीएफ देखने वाले प्राणी। अच्छा सच बताना, कितने लोगों को केजीएफ पिक्चर समझ में आई थी? आ गई थी? कितनी आ चुकी हैं केजीएफ? पार्ट 1 पार्ट 2, अब क्या होगा? अब तीसरी आएगी, क्या होगा केजीएफ का? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। अब जैसे कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है, तो कौन सी नदियां ऐसी हैं जिनके बीच में जल विभाजक का काम करती है? तो यमुना और सोन नदी के बीच में ये जल विभाजक का काम करती है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया जोहला नदी का उद्गम, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जो नदियां हैं इनके ओरिजिन प्लेस, हमने आपको पहले भी बोला है कि जैसे नर्मदा कहाँ से निकलती है, सोन कहाँ से निकलती है, ताप्ती कहाँ से निकलती है, बेतवा कहाँ से निकलती है, चंबल कहाँ से निकलती है, इनके ओरिजिन प्लेस से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बहुत सारा डिटेल पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ओरिजिन प्लेस या इनके उत्पत्ति स्थल अच्छे से ध्यान रखने हैं। अच्छा 3 नदियां निकलती हैं यहाँ से, तो नर्मदा, सोन और जोहिला, ये तीनों कहाँ से? अमरकंटक से। अब यहाँ पे अमरकंटक ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सी हो गई? मैकाल, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। मानधाता गॉर्ज किस नदी से संबंधित है? तो मानधाता आपको पता है कि नर्मदा नदी से। कहाँ है मानधाता? ओंकारेश्वर में, ठीक है, मानधाता की नगरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक मध्य प्रदेश में यमुना बेसिन का भाग नहीं है? ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं कि यमुना बेसिन का भाग, चंबल, केन, पैशुनी और सोन क्या नहीं होगा? सोन किसका होगा? गंगा का होगा, यमुना का तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसकी सहायक नदी है सोन? ठीक है, सहायक नदी नहीं है। गलत दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जबकि यमुना की जो सहायक नदियां हैं चंबल, केन और पैशुनी जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। ये जो मुकरता गौर्ज है किस नदी से संबंधित है? अच्छा अगर मान लो आपको कोई उत्तर नहीं आए, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं, तो जय नर्मदा मैया। अरे मैं इसलिए बता रहा हूं, आप, पेपर नहीं बनता है बिना नर्मदा मैया के, इस बात को आप दिमाग में बसा लो अच्छे से। तो आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा है और नदियों में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है इसका उत्तर, आता हो तो जबरदस्ती जय नर्मदा मैया नहीं कर पानी है, हाँ, नहीं तो डूब जाओगे होशंगाबाद में जाके। अगर आपको उत्तर पता नहीं हो और आपको लगता है कि कुछ भी पूछ लिया, कोई परिक्रमा पूछ ली, नर्मदा जी की करो, क्योंकि ज्यादातर नदियों की परिक्रमा होती नहीं है, एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, अगर मैं आपको सीधे से बोलूं तो। आपको पता है इवन गंगा की परिक्रमा नहीं होती, करो कितनी लंबी परिक्रमा, कर कैसे लोगे? उत्तराखंड से जाके आपको पश्चिम बंगाल नहीं, आपको कहाँ जाना होगा? बांग्लादेश तक जाना हो, कर लो परिक्रमा, इस जन्म में तो नहीं हो पानी। ठीक है, तो नर्मदा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई समझ में नहीं आता है उत्तर आपको, तो जय मैया रक्षा करना, पालन करता मैया मध्य प्रदेश की, आप उत्तर लगा देना, आप देख लेना जो भी हो संभाल लेना। तो आपको क्या करना है, नर्मदा आंसर लगा देना है। मगर या घड़ियाल के लिए कौन सी नदी? तो आप अच्छे से जानते हैं कि केन नदी। और किस पे घड़ियाल है? क्योंकि वो तो पन्ना में पूछा है, एक चंबल पर है, तो चंबल में भी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केन नदी पे, ठीक है ना, 1981 में ये हुआ था। अब है नदी जल निकासी नगर क्षेत्र, तो बैनगंगा, ताप्ती, नर्मदा, बेतवा, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। बैनगंगा कहाँ होगी, बताओ जल्दी से। बैनगंगा कौन सा एरिया? शिवनी, ताप्ती, मुल्ताई, नर्मदा, जबलपुर, बेतवा बची विदिशा। अच्छा आप भोपाल से अगर झांसी जाओ, अरे भोपाल से झांसी क्या, आप दतिया भी जा सकते हो, आगे आप ग्वालियर भी जा सकते हो, तो मतलब झांसी तक इसलिए क्योंकि आपको बार बार बेतवा मिलेगी रेलवे ट्रैक पर। अच्छा आप जैसे ही देखते हो, अब कौन सी नदी पूछना, कुछ नहीं बोल देना नर्मदा नदी, क्यों? बेतवा नदी। अब जय नर्मदा मैया से आगे नहीं आ रहे हो? बोले आपने कहा था सर उत्तर नर्मदा। आप भोपाल से झांसी की तरफ जब भी जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो नदी क्रॉस करोगे आप रेलवे ब्रिज से, वो कौन सी होगी? ठीक है, तो बेतवाई नदी ज्यादातर आपको क्रॉस करने में मिलती है। हाँ जी, एसी बंद कर देते हैं।
फिर आप बोल देना सर थोड़ी देर में। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, बेनगंगा सिवनी, ताप्ती मुल्ताई, ठीक है, नर्मदा जबलपुर, और बेतवा जो है वो विदिशा। ठीक है, विदिशा के और क्या क्या नाम है? विदिशा का एक नाम बेसनगर, एक नाम भेलसा। तो विदिशा, बेसनगर, भेलसा, और यहाँ पे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, इसीलिए इसे खाम बाबा। कौन से बाबा? खाम बाबा। बोलो, खाम बाबा। ठीक है। कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो नर्मदा की सहायक नदी, दिन भाई ये ऊपर भी पढ़ा था आपने, ये ध्यान रखना। ठीक है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं, एक ताप्ती की और एक किसकी? तवा की। ठीक है। तो बेनगंगा नदी अफवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? तो बेनगंगा नदी जो है वो गोदावरी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो इस रिवर बेसिन का है। अब फिर धसान और बीना किसकी सहायक नदियां हैं? तो धसान और बीना जो है वो बेतवा की सहायक नदियां हैं। अच्छा, आप अगर गौर करने की कोशिश करोगे ना बेटा, नर्मदा, चंबल, ताप्ती, बेतवा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और यूजुअली तो मैं कहूंगा कि नर्मदा से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो बीना, धसान जो है बेतवा नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के हिस्से में बहती हैं। धसान नदी रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से निकलती है, और बीना नदी रायसेन जिले से ही निकलती है। भोजाद्र भूमि तो जब भोपाल है, इसमें कुछ नहीं है समझाने लायक। 2002 में से रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। इसके अलावा सांख्य सागर, शिवपुरी, यशवंत सागर, इंदौर, सिरपुर जो है वो इंदौर में है। और एक और कौन सा बन गया, नवीन, तो तवा रिजर्वायर या तवा जलाशय जो है वो होशंगाबाद में है। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी है? तो किसकी थी? यमुना की थी। नर्मदा गंगा बेसिन का जल विभाजक आप पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, विंध्य पर्वत श्रृंखला थी। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं ना? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? नहीं, ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, सोन नदी के दक्षिण और नर्मदा ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? किसके बात कर रहे हैं? सोन के दक्षिण में, और किसके? नर्मदा ताप्ती के मध्य। तो कौन सी होगी अब आपके? ठीक है, सतपुड़ा ही होगी। पश्चिम में बहने वाली नदी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, तो ताप्ती मुल्ताई से निकलती है। कौन सी जगह है? सॉरी, मुल्ताई, बैतूल। अच्छा ठीक है भैया, देखो कितना खतरनाक गलती है ये, ब्लंडर है ये। क्या है? ब्लंडर। अरब सागर में गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है ये बेटा। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कपिल धारा, चचाई, भालकुंड, सहस्त्र धारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब इसमें तो चचाई आंसर है, लेकिन वर्तमान में आपका बहुटी जो है वो सबसे ऊंचा झरना है। बहुटी कहाँ है? रीवा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। सेलर नदी पर है। बेनगंगा नहर मध्य प्रदेश के किस जिले? तो अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही से शुरू किया था, तो बेनगंगा नहर कहाँ है? बालाघाट में है। बेतवा नदी के किनारे, तो कौन सा होगा? बेतवा के किनारे ओरछा है। ओरछा याद है, राम राजा मंदिर। ओरछा आप किस जिले में है? निवाड़ी। पहले टीकमगढ़ में होता था, अभी निवाड़ी में है ये। और यहाँ पर कौन सा महल है? जहांगीर महल जो है वो बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। जहांगीर जो मुगल शासक थे ना, अकबर के लल्ला जहांगीर, वही सलीम। ठीक है ना, तो उनके लिए बनवाया था किसने? बीर सिंह बुंदेला ने। और इन्हीं के कहने पे बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल से इनकी बनती नहीं थी, तो इन्हें मरवा दिया था अबुल फजल को। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर और रिहंद। तो कौन सा है? राणा प्रताप सागर। अच्छा चलो, नागार्जुन सागर बताओ किस नदी पर है? बताओ। अच्छा चलो, एक अच्छा ट्रिक दे दें याद करने की। नागार्जुन, नाग और अर्जुन,
अर्जुन किसके साथ थे? नाग। किसने कलिया नाग को? कालिया नाग। तो कौन थे? तो कौन सी नदी? बोल दो अब तो। अब तो नहीं होगी महानदी। बोल दो जल्दी से फिर से, नागार्जुन सागर, तो नाग और अर्जुन। अच्छा अच्छा, अगर आप लोग पता क्या शब्दों को ना रट लेते हो कई बार। थोड़ा सा सोचा करो, मतलब अब देखो हर जगह तो सोचने की गुंजाइश हो नहीं सकती, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां जहां हो सकती है वहां वहां तो हम याद रखें। तो नागार्जुन, नाग और अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ, तो कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना में चंबल घाटी परियोजना शुरू हुई थी। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे 4 बांध बनाए गए थे, जिसमें राणा प्रताप सागर है, और कौन कौन से हैं? जवाहर सागर, बहुत बढ़िया। कोटा बैराज, और गांधी सागर, और एक राणा प्रताप सागर। ठीक है। चलो, तवा नदी की सहायक नदी है। तो तवा, अब देखो किस नदी की, तवा नदी की नहीं, उत्तर बदल जाएगा। तो तवा किस नदी की सहायक है? तो तवा बेटा नर्मदा की सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है ये। भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है। तो भेड़ाघाट कहाँ होगा? ठीक है, अब चूंकि जबलपुर नहीं दिया ना, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, चचाई, तो क्या हो गया? धुआंधार। जबलपुर गए हैं आप लोग? कौन कौन गया है देखने जबलपुर का? अच्छा है ना? कूद के देखा आपने या दूर से देखा था? अच्छा। बहुत लोग मरते हैं यहाँ हर साल। जो लोग जबलपुर या आसपास के होंगे उन्हें पता होगा। ना धुआं रहता है, ना धार बचती है। ठीक है, आपके जीवन का धुआं निकल जाता है यहाँ। तो ध्यान रखिए। अच्छा, बहुत मरने जाते हैं, बिल्कुल देख के ऐसे जाएंगे, हाँ देख लो, और खिसक जाते हैं नीचे, पता ही नहीं चलता। कुछ और नीचे जाने के लिए पहले नीचे जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती, यानी इसकी सहायक नदी नहीं है? तो देखो, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। तो आपको अच्छे से पता है कि बेतवा नदी कहाँ मिल रही थी? अरे यमुना की सहायक नदी है, तो क्यों मिलेगी चंबल में? बेतवा नदी किस में मिलेगी? यमुना में। और कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती किसकी नदियां हो जाएंगी सहायक? चंबल की। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 3 राज्यों में केन, सोनार, माही और बेतवा। तो कौन सी नदी है बेटा यहाँ पर? तो माही नदी है जो आपको ध्यान रखना है। तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा विंध्याचल पहाड़ियों के मेहद झील से होता है। अब ये उत्तरी ढलानों से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। तो माही को आपको ध्यान रखना है, एमपी, राजस्थान और गुजरात, इन 3 में, और फाइनली अरब सागर में गिर जाती है। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो नर्मदा, ताप्ती, सोनार, धरसान, तो किसकी हो गई? ताप्ती की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ताप्ती की है। और कौन सी नदी मालवा पठार की नहीं है? देखो भैया, चंबल कहाँ से निकल रही है? चंबल कहाँ से निकलती है? कौन सी पहाड़ी? काकड़ीवाड़ी। जाना पाओ, तो काकड़ीवाड़ी से कौन सी? छिप्रा। और ये जाना पाओ, जाना पाओ कहाँ? मऊ में। छिप्रा, काकड़ीवाड़ी कहाँ? इंदौर से। क्षिप्रा नदी इंदौर से निकलती है? क्षिप्रा भी मऊ से, और चंबल भी मऊ से। तो बताओ, चंबल कहाँ से निकल रही है? भिंड से। हाँ सही बात है, भिंड से बहती है चंबल। बताओ भैया, कौन बताएगा? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि बिल्कुल क्या नहीं है? अरे, आपका मालवा का पठार नहीं है। और बेतवा कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से। बोलो, कुमरा गांव, रायसेन से बेतवा निकलती है। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ही याद हो गए, आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो। लेकिन टोन्स, बीहड़, केन और सोन किस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं? कौन कौन सी हैं? टोन्स, बीहड़, केन और सोन, तो किस क्षेत्र की होंगी? अब आप बताओ। तो विंध्यन स्कार्पलैंड जो है इसकी ये होती हैं, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। अच्छा, कारा, कार्जुन, खुर्दी और कोर्टर किसकी सहायक नदियां हैं? अब आ गई उल्टी सीधी नदियां।
कुछ याद है एक आध? बता दो जल्दी से। उत्तर क्या बोलना था जब आपको कुछ नहीं पता हो? ठीक है, लग गया तुक्का। बढ़िया, मणिखेड़ा आप बता चुके हो, सिंध नदी पर है। कहाँ है मणिखेड़ा? अच्छा, मजेदार बात ये होती है जैसे जब आप पेपर देते हैं और ऐसे लॉजिक जो फिट बैठ जाते हैं एग्जाम में, एकदम बच्चा खुश हो जाता है, अरे सर ने कहा था और उत्तर चेक कर लिया, तब तो फिर बहुत ही आनंद है। मणिखेड़ा शिवपुरी में है, सिंध नदी पर है ये। दूधी, तो दूधी किसकी है? अच्छा, धारा आरा जितनी हो सब धाराएं जो हैं वो नर्मदा पे ही बहेंगी, चाहे सहस्त्र धारा हो। कौन कौन से जलप्रपात हैं इस पे? दुग्ध धारा, हाँ, कपिल धारा, और धुआं धारा है कि धुआंधार, धुआंधार, और कौन कौन सी धाराएं हैं? ठीक है, ज्यादातर धाराएं जो है ना वो सब नर्मदा पे बहनी है। ठीक, तो लॉजिक है ये। दूधी नदी नर्मदा की है, पातालकोट, ठीक है ना, नर्मदा की सहायक नदी। कौन सा जिला नर्मदा अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? नर्मदा का जो अपवाह तंत्र है उसमें उमरिया, मंडला, शहडोल, डिंडोरी। क्या नहीं होगा? ठीक है, क्यों नहीं होगा उमरिया? ठीक है, क्योंकि इसमें शामिल जिले अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, रायसेन, सीहोर, खंडवा, खरगोन, देवास। बहुत है, मैप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। नर्मदा नदी के साथ साथ चले जाना। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। नहीं है? नर्मदा घाटी विकास, अच्छा पता है कहाँ है? हैं? अच्छा, हमें लगा कहीं और बताने वाला है लड़का, तो सुनना। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यहीं ऊपर, जैसे ही आप अरेरा हिल पर जाओगे, अरेरा हिल सुनिए। डीबी मॉल तो सबने सुना होगा भाई, कुछ सुना हो ना सुना हो, क्या है ये? दैनिक भास्कर मॉल। तो डीबी मॉल से जब आप ऊपर की तरफ रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, तो डीबी मॉल के बाद भोपाल हाट आपको प्राप्त होती है, फिर उसके बाद व्यापम चौराहा मिलता है। उसके बाद दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता जाता है आपके किस तरफ, लेफ्ट साइड वाला अगर रास्ता पकड़ेंगे तो आप विधानसभा, क्या पहले बताओ, वल्लभ भवन, उससे पहले सतपुड़ा, विंध्याचल, और फिर आगे चल के विधानसभा भवन। उधर नहीं जाना है, ठीक है, और नहीं तो आगे जाओगे तो आप बिरला मंदिर पहुंच जाओगे। ठीक है, जय विष्णु भगवान की। वापस आ जाओ। अब हम आ गए फिर से व्यापम चौराहे के पास, तो हम राइट साइड वाली तरफ अगर जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा, वो सही बोला है लड़के ने, क्या मिलेगा आपको? जो लोग ईपीएफओ का फॉर्म भरे हो तो पहले ईपीएफओ कॉर्नर पे मिलेगा, ईपीएफओ का कार्यालय। उसके जस्ट बाद जो है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण है। तो ये जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जो है ना बेटा, यहीं भोपाल में है, कहीं और। अच्छा, एक और लॉजिक दे रहा हूँ आपको, अगर कुछ समझ में ना आए, कोई भी संस्था पूछी जाए, किसी आयोग का कार्यालय पूछा जाए, तो आपको क्या लगाना है? भोपाल। लेकिन वित्त निगम का कार्यालय नहीं। ठीक है, तो वित्त निगम इंदौर में, पैसा इंदौर में है, और बाकी गरीब लोग भोपाल में हैं। तो बाकी जितने कार्यालय हैं, मोस्ट ऑफ द कार्यालय जो है वो, जैसे आपसे पूछे मानव अधिकार कार्यालय का मुख्यालय मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश का एससी आयोग भोपाल, एसटी आयोग भोपाल, ओबीसी आयोग भोपाल, मानव अधिकार आयोग भोपाल, मध्य प्रदेश का महिला आयोग भोपाल, भारत भवन भोपाल, रविंद्र भवन भोपाल, हिंदी भवन भोपाल। ठीक है, ये सारे भवन जो हैं, फिर बोले विधानसभा भोपाल, कहाँ होगी और विधानसभा? ठीक है, तो एक आपको हाई कोर्ट जबलपुर भेज देना है, एक एमपीपीएससी का ऑफिस इंदौर में, और एमपीपीएससी के अलावा वित्त निगम इंदौर में। और मोस्ट ऑफ द ऑफिस जो हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? कैपिटल रीजन पर। तो सब आपको क्या है, आपको नहीं समझ में आता है तो जय भोपाल की। ठीक है, और नदियों में कुछ नहीं समझ में आए तो जय नर्मदा मैया। ठीक है, समझ गए ना आप उत्तर कैसे लगाने हैं? तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 1985 में बनी थी बेटा, भोपाल। इसी जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, तो आपको ही बुलाया जाता है जी डिप्टी कलेक्टर की, भैया तुम हमें बता देना, तब हम वहाँ प्रेजेंट कर देंगे। तो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़्यादातर टाइम नर्मदा विकास प्राधिकरण में ही होती है। और यही नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के बाहर ही जब जल सत्याग्रह चल रहा था ना मध्य प्रदेश में, तो ये जल सत्याग्रह यहीं खड़े रहते थे लोग, हम वहीं से निकलते थे और लोग खड़े रहते थे बिल्कुल विरोध में।
ठीक है, नर्मदा नदी के लिए जो चलाया गया था, तो वो सारी चीज। नर्मदा नदी के दाहिने तट से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये हिरण या हिरणी जिसे बोलते हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे कौन सी बड़ी थी इसकी, कौन सी थी? तवा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दाएं राइट साइड में कौन सी है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी और महानदी। आप लोग क्या लगाओगे? जय गंगा मैया। ये लगा मत देना, अफवाह तंत्र की बात चल रही है ना। तो गंगा मैया, नर्मदा मैया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, गंगा नदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, नर्मदा नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, लेकिन अफवाह तंत्र किसका बड़ा है? गंगा मैया का। ठीक है। जुम्बट नदी कहाँ पर है? तो इसका सुना है आप लोगों ने? मंदसौर से निकलती है, ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे। सांची और विदिशा नगर किस नदी? तो सांची या यूटी, कौन सी नदी? हमने क्या कहा था, भोपाल से हम ग्वालियर ग्वालियर जा रहे हैं या दतिया जा रहे हैं या झांसी जा रहे हैं, हमें बेतवा मिलनी है। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक रेखा सतपुड़ा, बघेलखंड, मैकाल, कौन सी होगी? अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, गंगा और महानदी के बीच में। तो गंगा और महानदी के बीच में आपको क्या मिलेगी? बघेलखंड का पठार जो है वो मिलेगा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो चंबल नहर किससे होगी? यमुना बेसिन से, क्योंकि किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, तो जवाहर सागर अभी आपने पढ़ा था, जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, ये सब किस नदी पर है? चंबल पर। ठीक है, 1972 में बना था ये। नर्मदा नदी का नामोदास नाम किसने दिया था? आर्यभट्ट, टॉलमी, अलबरूनी और ट्रेनसांग नहीं होंगे, वेनसांग होंगे। कौन है? तो टॉलमी ने दिया था। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर घोषित किया गया है? तो बता दो, बायोस्फीयर तो 3 है, कौन कौन से हैं? पन्ना, अचानक मार, पचमढ़ी। तो पचमढ़ी कब बना था? 1999। और अचानक मार 2005, अचानक मार 2005, और 2011 में पन्ना। ठीक है, अब इसमें एक ही ऑप्शन है, तो पन्ना एमएबी प्रोग्राम में है ये। हाँ, 2020-21 में मध्य प्रदेश के वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग कितना? तो इसका जो है आपको बेटा ध्यान रखना है, लगभग 2% जो है, जीबीए जो होता है ना सकल मूल्यवर्धन में, तो 2% का योगदान है। किस क्षेत्र में सघनतम वन? तो सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ होंगे? सतपुड़ा के घने जंगल। बस ऐसे याद रखो, तो सतपुड़ा मैकाल के जो घने जंगल हैं, सुना है ना, ऊंगते अनमने जंगल। पढ़ी है आपने, ये किसकी है? नहीं सुना? हिंदी में नहीं पढ़ा? हम लोगों को खूब याद कराया जाता था, पिटाई होती थी बच्चों के अगर ये नहीं सुना पाते थे पूरी तो। सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, ध्यान रखिए, 3 प्रकार की वन पेटियां हैं, एक उष्णकटिबंधीय नम, एक शुष्क और एक कांटेदार है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिल रहा है? शुष्क पर्णपाती वन जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे वर्षा के घनत्व और फैलाव के कारण इन्हें 4 क्षेत्रों में जो है वो बांटा जाता है। कौन से जिले में सफेद बाघ? अब तो बता दो, बघेलखंड होगा। कुछ याद है? मुकुंदपुर जो है दुनिया की पहली वाइट टाइगर सफारी, मुकुंदपुर कहाँ? रीवा में नहीं है मुकुंदपुर, कहाँ है? मुकुंदपुर कहाँ है सफारी? हाँ तो सतना बोलो ना, रीवा क्यों बोल रहे? पक्का रीवा में? अरे ये तो बड़ा, अच्छा आप रीवा से ही हो ना? ये रीवा, ये सतना, ये रीवा। ठीक है, अब बताओ भैया, रीवा वाले के सतना वाले? आज तक तो हम नहीं गए हैं, सच बताएं तो। मुकुंदपुर सफारी, मुझे तो सतना ही सुनी है। देखो तो जरा सर्च तो मारो क्या कह रहे हैं नेट वाले, गूगल क्या कहता है। ये तो गजब आंसर हो गया यार, फिर तो परिवर्तित हो जाएगा। कोई और है? बोलो जल्दी से। मोहन तो भैया ठीक है कि मार्तंड जूदेव के पास था ये। लो एक और नई पिक्चर हो गई अब।
हाँ नहीं वो हम समझ गए, वो तो ठीक है, मतलब होगी तो सतनई ना। मुकुंदपुर डालो ना, मुकुंदपुर नाइट सफारी, ये पहली नाइट सफारी भी है। मैयर आ रहा है ना, तो भैया वर्तमान में मैयर, इससे पहले सतना, ठीक, और कुछ नहीं। अब बात देखो, आप समझो अब गलत कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पहला जो सफेद बाघ था वो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि मार्तंड सिंह जूदेव जो थे, इनने कौन सा बाघ था वो, मोहन, तो इनके पास रीवा के जंगलों में देखा गया था। अरे वो अपडेट नहीं किया होगा, वो तो ऑफिशियल ऑफिशियल छोड़ो। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। अगर आप लोग लोकल के होके नहीं बता पा रहे हो सही बात, तो फिर क्या बोलो यार। 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम बचा था। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान करो अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन याद है ना, शाहपुर, तवा घाटी, मोपानी, सतपुड़ा, बरकुही, पेंच घाटी, इंगन देवी, कन्हन घाटी कोयला क्षेत्र थे ना ये। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रों में कितना प्रतिशत संरक्षित वन के अंतर्गत आता है, तो बेटा 32.8% जो है वो किसके अंतर्गत है, संरक्षित क्षेत्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में कितना है, ये 2021 में अभी पढ़ा था, ये भी हमने 30.7% 2021 की अनुसार बात कर रहे हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, बगदरा वगदरा याद है। सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र वनों का, भिंड, रतलाम, दतिया, उज्जैन, तो उज्जैन। अच्छा, नई जो 2023 की किसी ने पढ़ी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, 2023 की वन रिपोर्ट जो आई है फॉरेस्ट सर्वे की, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र किस जगह पर है। अच्छा चलो आप क्वेश्चन बताना, दो तरीके क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, होमवर्क है आपके लिए। एक बताना कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वन प्रतिशतता कहाँ है, लिखो, फिर आप भूल जाते हो कि बाद में क्वेश्चन क्या था। फॉरेस्ट के, चलो चार प्रश्न कर देते हैं अच्छे से, आप और बढ़िया हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, 2023 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, तो मध्य प्रदेश में आपको ये बताना है कि मिनिमम फॉरेस्ट एरिया और मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ रही है हमने क्या बोला, मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज और क्या, ठीक है, एरिया और परसेंटेज दोनों में आपको बताना है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है परसेंटेज वाइज, और कहाँ पर जो है वो हम्म, ठीक है, क्षेत्र कहाँ पर है, क्या दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, चलो ये तो 2021 की है, तो अपनी आईआईएफएम आपको पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तुक्का लगाना हो तो, ठीक है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। अच्छा आपसे पूछे आदिवासी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भोपाल। जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भोपाल। ठीक है, समझ में आ रही है। आपसे पूछे ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है, भोपाल। आपसे पूछे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल। आपसे पूछे रविंद्र भवन कहाँ है, भोपाल। आपसे पूछे मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल। आपसे पूछे भारत भवन कहाँ है, भोपाल। आपसे पूछे मानव अधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ है, बोले भोपाल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जिला अदालत कहाँ है, मध्य प्रदेश की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, तो ऐसे आप भोपाल भोपाल, हिंदी भवन कहाँ है, भोपाल। ठीक है, ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी कहाँ है, भोपाल। उर्दू ग्रंथ अकेडमी कहाँ है, ठीक है, उर्दू फारसी जो करवानी हो आपको वो कहाँ करवाना, भोपाल में। मुल्ला रमूजी भवन कहाँ है, भोपाल। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब भोपाल में इतने भवन है कि हम पढ़ाते नहीं है भोपाल के भवन, भोपाल के भवनों को छोड़कर बाकी भवन याद कर लें, भोपाल बचे खुचे भवन, भोपाल।
तरीका यही अच्छा है ना, क्योंकि भोपाल में बहुत भवन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि IIFM 1982 में स्थापित हुआ था बेटा, और कहाँ पर बना था ये? भोपाल में है, और भदभदा के सामने है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में आधिकारिक तौर पर भूरसिंह बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना था? तो ये था हमारा कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ है कान्हा? मंडला की पन्ना में, मंडला में। ठीक है, तो इसका भूरसिंह द बारासिंगा। अच्छा, एक बार तो ये पूछ लिया कि भूरसिंह है कौन, तो ये बारासिंगा। भूरसिंह कहाँ है? तो कान्हा में है। ठीक है, और मोगली लैंड कहाँ था? अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में। तो घुघुबा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो डिंडोरी में स्थित है। जीवाश्म पौधे के रूप में 40 मिलियन से 150 मिलियन साल पहले के मौजूद हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? तो बाघ के लिए फेमस है। कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? अब राजस्थान और गुजरात की सीमाएं कौन सा जिला होगा भैया? तो देखो, अली राजपुर होगा। झाबुआ होगा क्या? नहीं। भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं, तो वन कहाँ ज्यादा थे? तो देखो, अब इन ऑप्शंस में देखा जाए तो श्योपुर में ज्यादा है। वैसे ओवरऑल कहाँ ज्यादा है? बालाघाट में। किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते मध्य प्रदेश में? बता दो भैया। अब ये बहुत सरल क्वेश्चन है। अल्पाइन, हम कौन से बर्फ वाले क्षेत्र में रह रहे हैं क्या हम? तो अल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाएंगे। तो अल्पाइन जो है वो याद रखिएगा 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, बर्फ रेखा के ठीक नीचे का क्षेत्र है। अब ना तो हमारे यहाँ 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई है, ना बर्फ गिरती है मध्य प्रदेश में। ये दो चीजें करा दो, फिर अल्पाइन फॉरेस्ट उगाएंगे अपन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भवन? जॉर्ज कैसल भवन यहीं स्थित है। ठीक है, माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया था, स्थापना 1958 में हुई। कितने बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल हैं? 3। कौन कौन से? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। ठीक है, 1172 मीटर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो राजगढ़ में कौन सा है? बताओ जल्दी से। तो नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ में। अच्छा, नरसिंहपुर अलग है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस स्थान पर है? तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात बेटा शिवपुरी में स्थित है, नरवर में बेसिकली। रतलाम शहर किस नदी के किनारे है? तो रतलाम जो है वो चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, पहुज, कारी, महुअर किस नदी की सहायक नदी है? अब बताओ, उत्तर नहीं दिया और इसमें। सिंध आ रहा है, बिल्कुल सही है, होशियार हो गया लड़का, एकदम सिंध की है, सही बात है। प्रोजेक्ट टाइगर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? अब इसमें आंसर दिया होगा आपका माधव, लेकिन अब ये सही नहीं होगा। अरे, अब अभी क्या किया गया 2024 में? कि 25 में ही? 24 में, 25 में? अरे, माधव नेशनल पार्क अभी बन गया ना, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा और कौन सा? रातापानी भी बन गया। इसके अलावा और कौन सा? वीरांगना दुर्गावती, कुछ याद आ रहा है? पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, माधव, बांधवगढ़। ये तो 6 पहले ही। पहले ये नहीं था, माधव नहीं था, पहले कान्हा था। कान्हा को बांधा ऐसे याद कराया था, सतपुड़ा, संजय, पन्ना, पेंच, फिर अब माधव भी बन गया। इसके अलावा और क्या? वीरांगना दुर्गावती और रातापानी। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है आज की डेट में, करंट अफेयर में। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी किस अभ्यारण्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सरदारपुर। सरदारपुर कहाँ है ये? तो धार के सरदार, याद करो, धार के सरदार। ठीक है, तो सरदारपुर जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है वो किसके लिए है? तो खरमोर के लिए है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, खरमोर के लिए कहीं और भी है? बढ़िया। ठीक है, अब खत्म कर दिया आप, नहीं तो हम होमवर्क देते आपको। तो सैला नाम है। किस जिले में अचानक मार अभ्यारण्य है? तो अचानक मार अनूपपुर में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों का कंबाइंड है। जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ऑप्शन हो गया। औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम होती है। सी में है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा और उत्तर पश्चिम में उत्तरोत्तर कम वर्षा होती जाती है और इनमें से कोई नहीं। तो अब आप पहले तो ये देखो कि न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम नहीं, सॉरी, अधिकतम नहीं है, औसत तापमान जो है 25 है। औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम होती है। ऐसा है क्या मध्य प्रदेश में? औसत वार्षिक वर्षा कितनी है मध्य प्रदेश में? 112 क्या सेंटीमीटर? बताओ ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर? मिलीमीटर? सेंटीमीटर? इंच? चलो ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से। तो ये 1120 मिलीमीटर यानी 112 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है आप लोगों ने याद कर रखा है ये। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा मंडला, वाह, 2023 में। ठीक है, और सबसे कम वर्षा भिंड में। लेकिन आपको आंसर क्या करना है सर्वाधिक वर्षा में? ना, जिला नहीं पूछा, पचमणी। ठीक है, पचमणी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण ऊंचाई, वनस्पति, कम जनसंख्या, वर्षा, वनस्पति एवं नदियां। तो क्या है? ऊंचाई एवं वनस्पति है। नदियां झरने नहीं है। हाँ, औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम पूछी ना, किस जिले में? डिंडोरी, उज्जैन, ग्वालियर। तो कहाँ होगी? डिंडोरी में, उज्जैन में, ग्वालियर में, धार में, कहाँ होनी चाहिए? बताओ जल्दी से। औसत क्या क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा इन जिलों में बताना है, नहीं तो आप ओवरऑल पे चले जाओ। तो इनमें तो डिंडोरी में ही ज्यादा होगी। उज्जैन में बेचारे वैसे ही वन कम है, ग्वालियर वाले वैसे ही गर्मी में मरे जाते हैं, ऐसे समझ लो बस। धार में तो ठीक है, एवरेज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। चलो बस लास्ट क्वेश्चन अब नहीं पढ़ाएंगे। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? सूक्ष्म तापीय, अति तापीय, अतिरिक्त तापीय, शून्य तापीय, कैसा होगा? अब देखो, पहले तो समझ लो कर्क रेखा है, तो हमारे यहाँ तापमान कैसा रहेगा? उच्च तापमान रहने वाला है। दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा के करीब है, तो धीरे धीरे मौसम में बदलाव का अनुभव होगा। उत्तरी भाग भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण तापमान अधिकतम वार्षिक बदलाव का अनुभव करते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि उत्तर की तरफ आप जाएंगे तो गर्मी बढ़ती चली जाएगी। जैसे भोपाल में टेम्परेचर फिर भी ठीक है, अभी आप इस समय बिल्कुल एग्जैक्टली कितने बजे, 2:05 पे अगर आप ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना इन क्षेत्रों में होंगे ना, तो आप पसीने से तर बतर होंगे और एकदम बहुत ही ज्यादा आपको बेकार सा मौसम अनुभव होगा, आपको लगेगा। और बिल्कुल आप शुद्ध रूप से कहा जाता है सेकंड समर ऑफ मध्य प्रदेश। वो तो आप नीचे जाके भी थोड़ी बहुत अनुभव कर लेंगे, लेकिन इसका और अच्छा अनुभव करना है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब आगरा जाएंगे तो और मजा आ जाएगा आपको, दिल्ली जाएंगे तो एकदम बेहाल हो जाएंगे आप। ठीक है, बधाई हो। तो उत्तर क्या होगा आपका? अति तापीय होगा। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर आपका पाया जाएगा। बस छोड़ो। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ेंगी? तो भैया 21 जून को पढ़वा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस। बंद कर देना अमित। अब बस, अब नहीं बताएंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन